हाय गाइस जी, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल लैब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इफेक्टिव मास के बारे में बात करेंगे, प्रभावी द्रव्यमान। तो इफेक्टिव मास या प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो छोटा क्वेश्चन आता है यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं इस चैप्टर से, इस यूनिट से। इफेक्टिव मास इसको जनरली एम स्टार से लिखते हैं, एम स्टार से। अब देखो इफेक्टिव मास क्या होता है। पहली चीज़ तो अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो F इक्वल टू एम ए होता है, और जो मास होता है वो क्या होता है F अपॉन ए। मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रेशियो होता है, बल और त्वरण का अनुपात जो होता है, उसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, मास बोलते हैं। ऐसा है। अब देखिए क्या हुआ, एक सॉलिड मटेरियल जो होता है, जैसे सॉलिड मटेरियल है ऐसा, ठीक है। इस सॉलिड मटेरियल के अंदर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है और बाहर से मैंने लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब बैटरी, ये सॉलिड मटेरियल बाहर से बैटरी लगा दी मैंने, ये लो ऐसे, ये प्लस ये माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है F, वो क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, आवेश है, तो आवेश पर यहाँ से अगर मान लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, ऐसा फोर्स होता है। अरे चार्ज के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई होता है इलेक्ट्रोस्टेट से। अब Q जो है वो माइनस ई है, तो ये ऐसा है, ठीक है। F जो होता है वो एम ए होता है, माइनस ई अपॉन ए हो गया। ए एम आएगा, जो आएगा वो माइनस ई अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये देखो, जब कोई भी जैसे सॉलिड मटेरियल है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी स्पीड है वो एक कांस्टेंट स्पीड होती है, या वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में वो सेटअप हो जाता है जैसे भी वो स्टार्ट हुआ, और अब वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है उनका, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है उनका, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो करूंगा तो एम स्टार क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। बट रियल में तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या इन्फिनिटी होता है क्या, यहां से तो अपने को मिल रहा है इन्फिनिटी। तो फिर ये क्या सीन है, अरे यहां से इन्फिनिटी मिल रहा है तो एक्चुअल में क्या इन्फिनिटी होता है क्या, नहीं होता ना एक्चुअल में तो इन्फिनिटी। तो फिर ये क्या मतलब इस चीज का, तो इस चीज का मतलब है कि चलो इन्फिनिटी तो हो गया, तो ये इन्फिनिटी जो मास है वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, तो ये फिर मास कौन सा है ऐसा जो ऐसा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान। मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है जो मोशन में है, हम इलेक्ट्रॉन की या होल की बात करते हैं जनरली, तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सॉलिड मटेरियल के अंदर मोशन में है, गति कर रहा है वो, तो उस पार्टिकल का जो मास होगा वो एक्चुअल जो उसका रियल मास होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तब उससे डिफरेंट होता है। इस मास को हम लोग प्रभावी द्रव्यमान बोलते हैं, इफेक्टिव मास बोलते हैं इसको। आगे बात समझ, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो रियल मास से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम लोगों ने एक नया टर्म दे दिया कि ये जो अंदर है उस पे उसको इफेक्टिव मास बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक चीज का और इफेक्ट हो रहा है। केवल ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, केवल उसका इफेक्ट नहीं है, सॉलिड मटेरियल के अंदर मोशन करता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके से पीरियोडिक जो पोटेंशियल होता है, आवृत्ति विभव होता है, वो भी होता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन पे। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पे एक तो ये फोर्स भी काम करता है, और एक जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ये भी काम करता है। इसकी वजह से जो उसका मास है वो एक्चुअल जो रियल मास होता है उसका जो फ्री स्टेट में होता है उससे डिफरेंट होता है।
मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्चुअल, इससे जो रेशियो मिलेगा वो एक्चुअल मास से डिफरेंट मिलता है, और इसको हम लोग इफेक्टिव मास बोलते हैं, प्रभावी द्रव्यमान। तो लिखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन ठोस पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है, ठोस पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है, तो आवृत्ति विभव के प्रभाव के कारण उस पर लगने वाले बल, तो आवृत्ति विभव के प्रभाव के कारण उस पर लगने वाले बल तथा त्वरण का अनुपात, उस पर लगने वाले बल तथा त्वरण का अनुपात उसके स्वतंत्र अवस्था में इस अनुपात से भिन्न प्राप्त होता है, उसकी स्वतंत्र अवस्था में इस अनुपात से भिन्न प्राप्त होता है। इस स्थिति में इस अनुपात को प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं। इस स्थिति में इस अनुपात को प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, when an electron moves in a solid material, under the external electric field, then due to the effect of periodic potential, the ratio of force on the electron, the ratio of the force on the particle and the acceleration is different from its real ratio. In this situation, this ratio is known as effective mass. ठीक है, तो ये सारी कहानी क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल भी होता है। जो सॉलिड मटेरियल होता है उसका भी जो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है, उसका जो आवृत्ति विभव होता है, उसके इफेक्ट की वजह से इसका जो मास है एक्चुअल मास से थोड़ा डिफरेंट फील होता है। आई बात समझ? तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। इसको लिख रहा हूं मैं F से, और F जो है दो फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण बल,
फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है, आवृत्ति विभव होता है, उसकी वजह से पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से, ड्यू टू पीरियोडिक पोटेंशियल। ड्यू टू पीरियोडिक पोटेंशियल। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको लिख देते हैं हम जनरली F1 के इक्वल लिखते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से। अब देखो ऐसा है, इस चीज़ को समझ लेना। जैसे मान लो कि इस पे ऊपर जो एम ए एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका, ए एक्सेलरेशन है जो भी है, ये है क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। और ये जो है ये F1 किसकी वजह से, पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, लग किसके रूप ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो सेम ही आएगा एक्सेलरेशन। लेकिन इसका जो मास है इसको अलग तरीके से लिखा जाता है M1, इसको M नहीं लिखा, इसको अलग तरीके से लिखा कि इसके ऊपर जो टोटल मास होगा, टोटल जो फोर्स होगा वो तो M एक ही टर्म में लिख दिया, एक ये मास का टर्म लिखा है, एक ये पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको M1A लिखा है। अब ये M1 अलग तरीके से इसके मास को अलग टर्म में डिनोट कर दिया, ये इसलिए किया था कि वो इफेक्टिव मास का हम लोग इफेक्ट देख सके, वो सॉरी पीरियोडिक पोटेंशियल का इफेक्ट देख सके, उसके लिए इसको एक मास को नॉर्मली M नहीं लिखा, इसको कुछ और टर्म से लिख दिया, M1 से लिख दिया। अब देखिए इसको इधर ले आया तो MA और ये इधर आया तो M1A QE। दूसरी चीज Q तो इलेक्ट्रॉन में बात करें तो -E हो गया, और इन दोनों में देखिए एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा है, तो M माइनस M1 बचा, ये एक्सेलरेशन कॉमन आ गया और इसको लिख दिया -EE, ठीक है। छाप लेना पहुंच करके, ये एक सेकेंड, M माइनस M1 इक्वल टू -EE अपॉन एक्सेलरेशन। ये जो है पहले भी तो हम लोग यही बोल रहे थे ना कि जो QE/A होगा वो एक्चुअल में मास M नहीं होके क्या होगा, इफेक्टिव मास होगा। पहले भी तो मैंने यही बोला था, कहाँ पे मैंने ये बोला था कि F/A जो है वो एक्चुअल में मास नहीं होगी, इफेक्टिव मास होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट कुछ और आ रहा है। कहाँ पे शो किया था मैंने, ये जो यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट होगा, तो ये है, ये इसको बोलते हैं इफेक्टिव मास, इसको M स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये M स्टार क्या है, प्रभावी द्रव्यमान है, ये इफेक्टिव मास है, प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास, ये इफेक्टिव मास है M स्टार। आई बात समझ, क्लियर है ना। ये इफेक्टिव मास है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मास। ये जो एक्चुअल मास है इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, इससे डिफरेंट मिलता है ये, ठीक है तो इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर, लेकिन वो किसकी वजह से मिल रहा है, पीरियोडिक पोटेंशियल का भी इफेक्ट हो रहा है, उस पीरियोडिक पोटेंशियल के एक्स्ट्रा इफेक्ट की वजह से ये इसका मास जो है इसके एक्चुअल मास से कुछ डिफरेंट होता है, और उसको इस तरीके से बनाया गया। ये है इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान। और प्रभावी द्रव्यमान 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इफेक्टिव है, एक्चुअल नहीं है ये, तो इसकी तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये इफेक्टिव मास है, ठीक है। यहां तक छाप लिया आपने, ये छाप लेना। आगे चलिए।
प्रभावी द्रव्यमान निम्न प्रकार का हो सकता है। इफेक्टिव मास में भी धनात्मक हो सकता है। ये पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव जब होगा तो एम स्टार पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, एम स्टार पॉजिटिव का मतलब एम माइनस एम वन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि एम माइनस एम वन पॉजिटिव होगा। इट मीन्स एम जो है एम वन से ज़्यादा होगा। ये है दूसरी कंडीशन। ऋणात्मक नेगेटिव है, मतलब एम स्टार नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मतलब एम माइनस एम वन नेगेटिव है, और ये नेगेटिव का मतलब है कि एम वन ज़्यादा होगा तभी नेगेटिव होगा। इट मीन्स एम वन इज ग्रेटर देन एम। ये दूसरा कंडीशन हो गया। थर्ड, ज़ीरो भी हो सकता है, शून्य, ज़ीरो। और ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो होगा जब एम स्टार इक्वल टू ज़ीरो मीन्स एम माइनस एम वन क्या होगा? ज़ीरो। इट मीन्स एम इक्वल टू एम वन इस सिचुएशन में। और ये सिचुएशन तब आती है जब पीरियोडिक पोटेंशियल जीरो। जब पीरियोडिक पोटेंशियल ही नहीं होगा तब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सब मिल गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इसका जो एम स्टार हमने जो कैलकुलेट किया अभी, तो इसका ये बेसिक फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला होता है एम स्टार का। एम स्टार का एक फॉर्मूला इस तरीके से आता है। एम स्टार का एक फॉर्मूला इस तरीके से आता है, एच कट स्क्वायर अपॉन डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। मतलब ये तो पूछा जाएगा छोटे क्वेश्चन में, इसके साथ में एक और चीज़ पूछी जाती है, और इस चीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, और वो न्यूमेरिकल मतलब पिछले 3-4 सालों में 2 बार आया हुआ है, मतलब उस टाइप का न्यूमेरिकल। तो उसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हाँ ये आएगा ही। और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल अभी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है वो। तो ये हो गया। अभी मास के बारे में पढ़ा है कि इफेक्टिव मास क्या होता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा समराइज करूँ तो ऐसा सीन कि इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मली जिसका उसका जो मास होता है वो मास तो होता ही है, लेकिन जब सॉलिड मटेरियल के अंदर वो मोशन करता है तो उस पर एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, दूसरा पीरियोडिक पोटेंशियल आवृत्ति विभव भी काम करता है। तो उस पीरियोडिक पोटेंशियल आवृत्ति विभव की वजह से क्या होता है, उसका जो मास है, जो रियल मास होता है, जो बाहर होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट फील होता है। इस डिफरेंट मास को हम लोग इफेक्टिव मास बोलते हैं, प्रभावी द्रव्यमान बोलते हैं। और उस प्रभावी द्रव्यमान को मैथमेटिकली इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, एम स्टार से लिखा जाता है उसको, मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा गया। अब इसको एम स्टार को हम लोग ई और के टर्म्स में इस तरीके से भी लिख के आएंगे। ठीक है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं अब चल के। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लूँ फिर बात करते हैं। 10 मिनट है अभी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात करें। चलो, क्या है अभी टॉपिक ऐसे है, एक विमीय क्रिस्टल में प्रभावी द्रव्यमान, ऐसे भी पूछा जाता है। मतलब ये पूछा जाता है इफेक्टिव मास इन वन डायमेंशनल क्रिस्टल। तो वन डायमेंशनल क्रिस्टल में इफेक्टिव मास, और सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये टॉपिक चल रहा है, लेकिन कई बार डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट ये भी पूछे तब भी पहले इफेक्टिव मास को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, एक विमीय क्रिस्टल में प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो ग्रुप वेलोसिटी, एक फेज वेलोसिटी, कला वेग और समूह वेग।
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन उसके साथ में जो सारे वेव्स है वो एक साथ ग्रुप में मूव करते हैं। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होता है, समूह वेग के बराबर होता है किसी भी कण का वेग। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वेग की बात करूँ तो वो ग्रुप वेलोसिटी जो होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रॉन का वेग समूह वेग के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग समूह वेग के बराबर होगा। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा होता है v ग्रुप वेलोसिटी, इसको आप वेलोसिटी बोल दो अभी तो, क्योंकि यही उसका वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी के, ये होता है। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े हैं इसको, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा कि ये कैसे आया, इस पर अपना फोकस नहीं है। इसका यूज करते हुए आगे वो जो फॉर्मूला मैंने बताया ना वो कैलकुलेट करना है इफेक्टिव मास का। तो वेलोसिटी ऐसे होता है। ठीक है, अब आगे चलिए। तो अपने को मिला कि वेलोसिटी जो है वो है डी ओमेगा बाई डी के, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। इसको मैं ऊपर और नीचे एच कट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो किसी को एतराज है? नहीं, एच कट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। कांस्टेंट है एच कट, तो एच कट समझते हो ना, h बाई 2 पाई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 1.05 इंटू 10⁻⁻34, जो भी है कांस्टेंट है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। v इक्वल टू 1/h कट, ये h कट है ना, इसके डिफ्रेंशिएशन के अंदर ले जा रहा हूँ मैं, h कट ओमेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के अंदर रखो या बाहर रखो एक ही बात है। ठीक है, एच कट को अंदर ले गया। अब देखिए एच कट ओमेगा जो होता है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सिंस एनर्जी इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, तो ये ई है, तो वी जो आएगा 1/h कट डी ई बाई डी के, ये आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का वेग है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे? ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल जब आता है तो उसमें वेलोसिटी पूछ लेता, तो वेलोसिटी में ये फॉर्मूला काम में लेना। आगे इफेक्टिव मास के बारे में बात करते हैं, इसका यूज करेंगे, है ना। इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं हम लोग। अब देखिए, ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो एनर्जी के बारे में बात करता हूं। इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये मैं कार्य के बारे में बात कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो कार्य करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो वर्क डन होगा। तो मैं कार्य के बारे में बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन से जो वर्क डन हो, मान लो कि dx डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, कितना dx डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, F फोर्स लग रहा है इस पर, तो F इंटू डी एक्स क्या हो गया, dw हो गया, ऐसे हो गया। और वर्क डन एक्चुअल में एनर्जी में ही तो कन्वर्ट होता है, तो वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो मैं dw को de लिख लेता हूँ। वर्क डन एनर्जी एक ही यूनिट होता है दोनों का, जूल, तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। प्रॉब्लम है? नहीं। इसको मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंशिएट में dt से डिवाइड कर रहा हूँ एक तरीके से, आप ये समझ लो। dt से डिवाइड करने पे, dt से भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय dt, डिवाइडिंग विद dt, de बाई dt f dx बाई dt, राइट। आगे चलिए, ये है de बाई डी टी, ये आ गया f dx बाई डी टी, क्या होता है, वेलोसिटी, वेग, ये लो। तो अपने को मिल गया एफ वी इक्वल टू डी ई बाई डी टी,
क्लियर है? एक काम करता हूँ मैं इसमें, एफ वी है डी ई डी टी, डी के से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन इसको मैं दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, डी ई डी के को इसके साथ ले सकता हूँ, इसको साथ ले लिया मैंने, डी के बाई डी टी। ठीक है, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब इधर से देखो, ये डी ई बाई डी के है इक्वेशन नंबर 1, तो डी ई बाई डी के को क्या लिख सकते हैं, वी एच कट लिख सकते हैं ना। तो डी ई बाई डी के को वी एच कट लिख सकते हैं, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ये आया एफ वी, ये इसका वजह क्या है, तो वहाँ से वी एच कट डी के बाई डी टी, ये मिला। दोनों तरफ से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला अपने को, एफ एच कट डी के बाई डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, कोई प्रॉब्लम? एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं, 3 मिनट बचे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है ये। हाँ देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे देखो क्या आता है। बाई इक्वेशन 1 क्या है, वी इक्वल टू 1/h कट डी ई बाई डी के। मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वी बाई डी टी, और इधर 1/h कट तो इधर रख लिया, डी ई बाई डी टी डी ई बाई डी के, ऐसा है। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, डी वी बाई डी टी है, 1/h कट है। एक काम करता हूँ, डी बाई डी टी लिखा हुआ ना, यहाँ पे मैं डी के इस तरीके से कर दूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये डी ई बाई डी के है, इसको देखो मैं इसको साथ ले लेता हूँ, इसको साथ ले लेता हूँ, तो ये ऐसा बनेगा, डी वी बाई डी टी 1/h कट डी के बाई डी टी और डी बाई डी के, ये डी बाई डी के तो ऐसे बच गया, और डी के बाई डी टी जो है उसको इधर लिख देता हूँ मैं, डी के बाई डी टी को इधर लिख देता हूँ, डी के बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए डी वी बाई डी टी, ये देखो ये क्या है, 1/h कट, ये के रेस्पेक्ट में डिफरेंस, ये भी के रेस्पेक्ट में डबल टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी टू ई बाई डी के टू के स्क्वायर। ठीक है, और ये डी के बाई डी टी आ गया, डी के बाई डी टी। अब देखिए इक्वेशन नंबर, ये देखो 3 से इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिल रहा है, डी के बाई डी टी क्या हो जाएगा, एफ बाई एच कट हो जाएगा, एफ बाई एच कट। तो इक्वेशन नंबर 3 और इसको कर दो 4, बाई इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, बाई इक्वेशन 3 एंड 4, डी वी बाई डी टी 1/h कट डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, ये क्या बन गया, डी के बाई डी टी, ये बन गया वहाँ से एफ बाई एच कट, तो एफ बाई एच कट बना ये, तो ये एफ बाई एच कट। ठीक है, एच कट तो एच कट स्क्वायर हो गया, और ये क्या होता है, डी वी बाई डी टी एक्सेलेरेशन होता है, ये एक्सेलेरेशन, और ये हो गया 1/h कट स्क्वायर, और f भी मिल गया, और ये मिला डी टू ई बाई डी के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो f बाई एम में f बाई ए, और h कट स्क्वायर इधर चला गया, और ये जो मिला डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, ये होता है m स्टार इफेक्टिव मास, ये मिल गया है m स्टार का फॉर्मूला। इसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर